नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को भारत के मिलिट्री माइट का दर्शन करवाया है। जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कैरी आउट किया है, उसने ना सिर्फ हमारे जवानों के हौसलों को बल्कि स्ट्रेटेजाइजिंग एबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड कैरिंग आउट कैपेसिटी को दर्शाया है और हमारे भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मिलिट्री इक्विपमेंट को भी दुनिया के सामने लाया है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ की लर्निंग्स एंड टेकअवेज वाली वीडियो बनानी चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड एक्सपेंडिचर दैट वी इंकर ऑन आवर डिफेंस फोर्सेस। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, इंक्रीजिंग द बूट्स ऑन द ग्राउंड, एयर एंड वाटर। दोस्तों, ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर हम सब भारतीयों को चाहिए था कि लगे हाथ पीओके भी ले लेते हैं, एंड अगर ये ऑपरेशन थोड़े दिन और चलता तो यू मे नेवर नो, हम ले भी लेते। लेकिन छोड़ो, अभी जब हमें थोड़ा और टाइम मिल गया है फॉर एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल काउंट्स पे भी फोकस करना चाहिए। अभी टाइम है, सो हमें इन्हें इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, हमारे पास तो ऑलरेडी काफी मिलिट्री पर्सनल्स है। तो यस, यू आर राइट, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन की हुई साइज है उसके मुताबिक थोड़े शॉर्टेजेस फिलहाल हमारे मिलिट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी लगभग 1 लाख सोल्जर्स की शॉर्टेज फेस कर रही है, और ये तो सोल्जर्स की बात है। अगर हम ऑफिसर्स रैंकिंग पर्सनल्स की बात करें तो लगभग 8000 की शॉर्टेज है, और ये सब आंकड़े मेडिकल कॉप्स, डेंटल कॉप्स एंड नर्सिंग सर्विसेज को एक्सक्लूड करने के बाद के हैं। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनमें भी शॉर्टेजेस होंगे ही, और ये वॉर टाइम पे हमें अफेक्ट कर सकते हैं। सो पीस टाइम में ही हमें इसका प्रोविजन बना के रखना होगा। सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो डेटा थोड़ा पुराना है, बट उसके बाद एज सच कोई अपडेट आया नहीं है, सो वही लेके चलते हैं। सो कैग के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स में अराउंड 600 पायलट्स की शॉर्टेज है। ऑल्सो जो पायलट टू सीट रेशियो है इंडियन एयरफोर्स का, वो 1.25:1 है, जो स्लाइटली लोअर है देन द ऑप्टिमम। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इन 2023 भारतीय नौसेना लगभग 10,900 पर्सनल्स की शॉर्टेज फेस कर रही थी, जिसमें से 1700 के करीब ऑफिसर्स भी शामिल थे, एंड बाकी सब तो सेलर्स हैं। ओके, यानी कि हमारे डिफेंस फोर्सेस ठीक ठाक लेवल्स ऑफ शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं, जो ड्यूरिंग द पीस टाइम इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। बट जब हम किसी ऑपरेशन में फंस जाए या वॉर में उलझ जाए, जैसे कि फ्यूचर में पीओके पे चढ़ाई करनी हो, तो मैन पावर की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली एक्सपांड करने के लिए और एक्सपांड करने के बाद उसको डिफेंड करने के लिए। एंड हमने, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके ऊपर स्विफ्टली एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि करंटली जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसके तहत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 40,000 से 50,000 सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट होती है एवरी ईयर, जिसमें से 25% को रिटेन किया जाता है फॉर परमानेंट पोस्टिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड अप्रोक्सीमेटली 60,000 सोल्जर्स हर साल रिटायर भी होते हैं। सो हमें ये सारे कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए रिक्रूटमेंट्स को स्केल करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो सैंक्शन लिमिट जो हमने तय करके रखी है फॉर तीनों आर्म्ड फोर्सेस, उसको भी रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मामला बड़ा हुआ तो जरूरत भी ज्यादा की होगी। और वो क्यों, आइए देखते हैं। चैप्टर 2, 3.5 फ्रंट वॉर की रेडीनेस। दोस्तों, हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ओपनली कहा था कि भारत शुड बी रेडी फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, जहां पे 2 फ्रंट से मतलब था चाइना एंड पाकिस्तान, यानी कि इन दोनों के साथ एक साथ वॉर करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। बट दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन हर कुछ सालों में चेंज होती रहती है, इसलिए अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो मेरे अकॉर्डिंग, एंड आप सब भी अग्री करोगे, कि भारत को 2 नहीं 3.5 फ्रंट वॉर के लिए रेडी होना पड़ेगा। दैट इज, पहला फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चाइना जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रंट है इन सब फ्रंट्स में से, तीसरा फ्रंट है बांग्लादेश, स्पेशली आफ्टर द रीसेंट कू जो हुआ है, एंड 0.5 वाला फ्रंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। तो दोस्तों, जब भारत को चारों तरफ से धोखा है तो उसको उतने ही नंबर ऑफ पर्सनल्स भी चाहिए होंगे टू डिफेंड।
प्लस अगर हमें एडवांसमेंट करनी है तो और भी कई ज्यादा नंबर चाहिए होगा। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन लिमिट रखी है, मे बी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, उसको वापस रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन कोई भी वर्ल्ड पावर एज सच हमारे सपोर्ट में नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने वर्बली बोला होगा, बट एज वी ऑल नो जियोपॉलिटिक्स में वर्ड्स से ज्यादा एक्शन मैटर करते हैं। इसलिए हमें किसी का भी साथ नहीं मिलने वाला है आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में, चाहे हम कितनी भी बड़ी इकोनॉमी बने या इंपॉर्टेंट देश बन जाए ग्लोबली। हमें खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा एंड तैयारी भी करके रखनी होगी, एंड उसके लिए पीस टाइम में ही प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। चैप्टर 3 की टेक्नोलॉजीज पे R&D खर्च। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत सी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज किया है एंड वो काफी सक्सेसफुल भी रही है। यानी कि इसका मतलब वी कैन डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजी, और वो भी ग्लोबल मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, एंड कई बार तो उनसे भी बेटर। इसलिए इसी सक्सेस को हमें आगे बढ़ाना है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाना है बाय डेवलपिंग वेरियस अदर की टेक्नोलॉजीज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। जैसे कि जो हमारे फाइटर जेट्स है उसमें जो जेट इंजन होता है वो इंपोर्टेड होता है। भारत खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक तो एटलीस्ट। सो हमें इसकी R&D के लिए काफी मेजर एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द की इक्विपमेंट है गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। क्योंकि अगर आप अभी का भी सिनारियो देखोगे तो मोस्टली हमारे फाइटर जेट्स फ्रांस एंड रशिया से इंपोर्टेड होते हैं। रशिया के फिर भी फाइटर जेट्स HAL मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन अभी जो हमने रफेल खरीदे हैं वो फ्रांस से ही आ रहे हैं। एंड हम लोग जो तेजस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका डिजाइन एंड प्रोडक्शन का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, वो भी हम टाइमली हमारे इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट में जो जेट इंजन लगता है वो अमेरिका से आता है एंड अमेरिका ने सप्लाईज में देरी की हुई है। इसलिए फाइटर जेट इंजन जैसी क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत ने खुद डेवलप करनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का पूरा कंट्रोल अपने पास रहे। अलॉन्ग विद दिस हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेवी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर पाकिस्तान की जगह वॉर बांग्लादेश या चाइना से होती है तो। दैट इज नेवल ब्लॉकेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। नो डाउट हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ड्रोन कैपेबिलिटीज दिखाई है, बट मैं कामिकाजे ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे एडवांस अटैक ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ, लाइक द MQ-9 रीपर ड्रोन्स, जिसकी बाय ऑर्डर भारत ने अमेरिका में प्लेस की है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी खुद से डेवलप करने की जरूरत है, लाइक द S-400 एंड S-500 ऑफ रशिया। एक्चुअली देखा जाए तो इस सिस्टम पे काम चल रहा है एंड कुछ ही सालों में मे बी हमें ये एक्शन भी देखने मिल सकता है। एंड लिस्ट को कट शॉर्ट करने के लिए हमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि रशिया एंड चाइना क्लेम करते हैं कि उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है, एंड यूएस भी समवट डेवलपमेंट स्टेजेस में ही है, एंड हमें भी इसको डेवलप कर लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। एंड हम कर भी लेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने खुद की काफी जबरदस्त मिसाइल्स बनाई है। दोस्तों, लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन ये थोड़े क्रूशियल टेक्नोलॉजीज है जिसका एंड टू एंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट आगे चलकर भारत ने अपने हाथों में रखना चाहिए, ताकि एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम डेवलप कर सके। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि राजीव ठीक है, अगर हम नहीं भी डेवलप कर पाए ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज को, तो हम पैसों के दम पे रशिया, यूएस, इजराइल, फ्रांस एंड यूरोप से तो खरीद ही सकते हैं, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? तो आइए देखते हैं कि क्यों ये इतनी बड़ी बात है। चैप्टर 4 इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट पे इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अग्रीड कि अगर हम लोग के पास पैसा है तो हम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं फ्रॉम हुएवर वी वांट, और हम इतने सालों से ये करते ही आए हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट को बाहर के किसी देश से इंपोर्ट करते हैं तो वो देश अपना बेस्ट वर्जन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि सपोज हम लोग ने अगर यूएस से F-35 फाइटर जेट्स खरीदे, तो वो लोग हमें वो वेरिएंट ऑफ फाइटर जेट नहीं सेल करेंगे जो यूएस खुद यूज करता है, बल्कि उनका एक अलग से एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा जो थोड़ा इंफीरियर होगा कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। दो इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन टेंस्ड हो तो हर छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से ऑपरेशन सिंदूर को नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत से अलग अलग मिलिट्री हार्डवेयर का इस्तेमाल किया है,
जो अलग अलग कंट्रीज से ओरिजिनेट होता है। जैसे कि बहुत सारे तो इंडिजिनियस ही थे, लेकिन जो फाइटर जेट्स यूज हुए थे वो रफाइल दैट इज फ्रांस मेड एंड सुकोइस जो रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 इस रशियन एंड बराक मिसाइल सिस्टम भारत और इजराइल के कोलैबोरेशन वाला है। ड्रोन जो यूज हुए हैं वो हरूप ड्रोन्स जो इजराइल ओरिजिन के हैं, एंड ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम इतने वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट को फ्रॉम वैरायटी ऑफ कंट्रीज से मंगवाते हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन निकाला है और बहुत ही अच्छे से एक सेंट्रल कमांड से सारी चीजें ऑपरेट की है। लेकिन फिर भी अगर आगे चलकर ये सारी चीजें भारत में डेवलप हो रही है बाय भारतीय कंपनीज एंड हमारी टेक्नोलॉजी हो तो इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ही आसान हो जाएगी एंड ये चीज वॉरफेयर में बहुत ही बड़ी एज दे देगा हमें। अब इस गोल को साकार करने के लिए हमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की आवश्यकता होगी। अब पब्लिक सेक्टर का काफी सिंपल है कि गवर्नमेंट को डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, जिसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के फील्ड में भारत को एक एज प्रोवाइड कर सकता है। चैप्टर 5 प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स इन डिफेंस। दोस्तों, आप एक बात से तो अग्री करते ही होंगे ना कि भारत का प्राइवेट सेक्टर बहुत ही एफिशिएंट एंड स्ट्रांग है। इसलिए अगर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के फील्ड में घुस जाए तो वो काफी बेटर होगा फॉर भारत। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे कि L&Ts, टाटास, महिंद्रा एंड महिंद्रास, अदानीज एक्सेट्रा, ये लोग डिफेंस इंडस्ट्री में थ्रू देयर सब्सिडरीज एंड बाहर की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके प्लस खुद R&D करके वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहे हैं। लेकिन उनको एक स्टेप और फर्दर आगे लेकर जाना पड़ेगा एंड हाईटेक R&D में घुसना पड़ेगा। जैसे कि टाटा अभी C295 एयरक्राफ्ट बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद एयरबस। अगर इन्हीं एक्सपर्टीज को यूज करके प्लस फर्दर इन्वेस्टमेंट इन R&D करने के बाद फ्यूचर में अगर टाटा ने खुद का जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो ना सिर्फ वो भारत के लिए फाइटर जेट सप्लाई कर सकता है, बल्कि गवर्नमेंट PSUs जो बाकी के फाइटर जेट्स बना रही है जैसे कि HAL, उनको भी जेट इंजन सप्लाई कर सकता है। ऑल्सो एक बार अगर हमें जेट इंजन बनाने को आ गया तो हम उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे होता है, बट मैंने जितना सुना है कि जेट इंजन में थोड़े मॉडिफिकेशन करके सिविलियन एयरक्राफ्ट के इंजन को भी बनाना पॉसिबल हो सकता है। तो इससे टाटा के एयरलाइंस बिजनेस को भी फायदा हो सकता है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। ये बस मैंने एक बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, बट श्योरली अगर प्राइवेट कंपनीज डिफेंस R&D में खर्चा करे एंड हटके टेक्नोलॉजीज डेवलप करे तो वो इनको बहुत ही अच्छे से मोनेटाइज कर सकती है एंड ऑब्वियसली देश को तो बेनिफिट होगा ही। अब दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज स्पेशली जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज है उनके पास तो इनफ कैश है R&D करने के लिए, लेकिन अगर एक पुश मिल जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट तो क्या ही कहना। इसलिए गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है रिगार्डिंग डिफेंस हार्डवेयर वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। ऑल्सो IDEX को प्रमोट करके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी देयर इज वन क्रूशियल थिंग जो गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, और वो क्या है आइए देखते हैं। चैप्टर 6 डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना। दोस्तों, भारत 2022 में दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर था, लेकिन करंटली 2024 टू 2025 में भारत की ये रैंक गिरकर हो गई है 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर। अब 2022 में USA हमेशा की तरह फर्स्ट पे था, चाइना सेकंड पे एंड भारत थर्ड पे। लेकिन अभी US एंड चाइना ने तो अपनी पोजीशन बनाए रखी है, लेकिन रशिया ड्यू टू द वॉर थर्ड पे आ गया है एंड जर्मनी ड्यू टू द राइजिंग टेंशंस इन यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की वजह से फोर्थ पे आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत भी सही से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर हम रशिया और जर्मनी को साइड में रखते हैं क्योंकि उन्होंने अब्रप्टली काफी ज्यादा बढ़ाई है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग, फिर भी देखा जाए तो यूएस ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग 5% कैगर के हिसाब से बढ़ाई है फ्रॉम 2020 टू 2025। सिमिलरली चाइना ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 4% कैगर से बढ़ाया है, वेरस इंडिया ने सिमिलर टाइम पीरियड में अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 3.3% कैगर से बढ़ाया है। अब दोस्तों, यूएस अपनी डिफेंस स्पेंडिंग चाहे जितनी बढ़ा सकता है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। ऑल्सो हम उनसे कम्पीट कर भी नहीं सकते करंट सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन चाइना जो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है वो तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस से हमें मिलिटरीली डायरेक्ट खतरा नहीं है, वेरस चाइना से है, और चाइना अकेले तो आएगा नहीं। एज वी ऑल नो,
थ्री फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास चारों ओर से एडवर्सरीज है तो हम डिफेंस स्पेंडिंग में कमी नहीं ला सकते हैं। और ये ट्रेंड कोविड के बाद से डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही है। जैसे कि 2020 में हमारी डिफेंस स्पेंडिंग 2.88% थी जीडीपी के, वेरएस 2024 में वो गिरकर हो गई है 1.89%। इसको वापस ऊपर लेकर जाने की जरूरत है। अब इसमें ना दो लोगों के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहला वो लोग जो चाइना के डिफेंस एक्सपेंडिचर द परसेंटेज ऑफ जीडीपी को देखते हैं एंड वो कहते हैं कि चाइना का भी तो ये रेशियो 2 के नीचे है, जो देखा जाए तो फेयर आर्ग्यूमेंट है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना पे कौन अटैक करना चाहता है या चाइना के अगेंस्ट कौन एग्रेशन करता है। चाइना के नेबरहुड में तो ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, सो वो लोग कम परसेंटेज के साथ भी काम चला सकते हैं। ऑल्सो जो भी डिफेंस इक्विपमेंट चाइना यूज करती है वो ज्यादातर चाइनीज मेड होता है एंड चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस इतनी सही है कि वो लोग कोई भी इक्विपमेंट चीपली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो या दे कैन कीप देयर रेशियो लो एंड स्टिल मॉडर्नाइज देयर डिफेंस फोर्सेस, वेयरएज वी कांट। सेकेंडली, भारत में बहुत लोगों का ये कहना है कि डिफेंस पे हद से ज्यादा खर्च करने से बेटर है सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा पे खर्च करना चाहिए, जो कि हाइपोथेटिकली देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट बराबर लगता है। बट हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हैं जहाँ पे हमारे नेबर्स ही हमारे एडवर्सरीज है। एंड एक कड़वा सच ये भी है इस दुनिया का कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पहले हमें कंट्री के अंदर एक पीस का एनवायरनमेंट चाहिए रहेगा। अगर पीसफुल एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट होगा तो ही बिजनेस एंड इकोनॉमी दोनों फ्लरिश करेंगे। और ये पीस को इंश्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस जरूरी होता है। आप खुद ही देख लेना कि हाल ही में जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है उस वजह से कश्मीर के इकोनॉमी को भले ही शॉर्ट टर्म झटका तो लगा ही है ना। तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी वहां पे इंफ्रा बनाए, एजुकेशन पे फोकस करे, हेल्थ केयर का ध्यान रखे, वहां पे ग्रोथ नहीं होगी जब तक पीस इंश्योर नहीं होगा। एंड पीस इंश्योर करने के लिए डिफेंस पे खर्चा करना मस्ट है। एंड ये वीडियो में अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो सब के लिए पैसे लगेंगे ही, और ये पैसे गवर्नमेंट ने अलोकेट करने ही चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये प्रयास ऑफ टेकिंग आउट सम की लर्निंग्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर फॉर अ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर ऑफ भारत आपको पसंद आया होगा। ऑल्सो भारत के खुद के इंडिजिनसली डेवलप वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड इन एनी काइंड ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर जिस किसी में भारत की इन्वॉल्वमेंट होगी उनमें। स्टिल, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिफेंस में डेवलपमेंट एंड खर्च करने की इतनी जरूरत नहीं है बोथ बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो ये पॉइंट को लास्ट टाइम जस्टिफाई करने के लिए मैं यूएस के 34th प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि मिलिट्री पावर सर्व्स द कॉज ऑफ सिक्योरिटी बाय मेकिंग प्रोहिबिटिव द कॉस्ट ऑफ एनी एग्रेसिव अटैक। इट सर्व्स द कॉज ऑफ पीस बाय होल्डिंग अप अ शील्ड बिहाइंड विच द पेशेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ पीस कैन गो ऑन। और इसी का ही लाइफ एग्जांपल पूरी दुनिया में यूएस ही है, जिसको कोई भी देश अटैक करने का या फिर फिजिकली हार्म करने का सोच भी नहीं सकता, जिसकी बदौलत जो पीसफुल एनवायरनमेंट यूएस में है वो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट को जगह देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो बस यही था। आई नो ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते, जय हिंद।